पेरीमीटर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। पेरीमीटर में अभी नॉन सेक्शन या डीप डाइव। इन रेसेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। ये कह रहे हैं कि जब रेस करते हैं तो देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन। जितने भी रनर्स होते हैं उन सबकी कॉमन फिनिश लाइन होती है। देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। देयर आर two square running tracks with the inner track of 100 meter each side and the outer track of 150 meter each side। तो इन्होंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि ये एक स्क्वायर ट्रैक है जिसपे रनर्स रन कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर ट्रैक है जिसपे रनर्स रन कर रहे हैं। स्क्वायर ट्रैक्स हैं तो जो आउटर वाला ट्रैक है ये वाला, इसकी साइड लेंथ कितनी है? 150 मीटर। तो ये ऐसे भी 150 है और ऐसे भी 150 ही है ना। ये वाली जो इसकी लेंथ है ये भी 150 है। और जो इनर वाला ट्रैक है वो 100 मीटर स्क्वायर है ना। उसकी साइड जो साइड लेंथ है वो 100 मीटर की है। ऐसे भी 100 मीटर है और ऐसे भी 100 मीटर ही है। दोनों तरफ से 100 मीटर है। सो इन्होंने ये बोला है कि द कॉमन फिनिश लाइन फॉर बोथ रनर्स इज शोन बाय द फ्लैग्स इन द फिगर विच आर इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रैक। देखो इन्होंने यहाँ पे एक फ्लैग लगा रखा है जिसको कह रहे हैं कि ये कॉमन फिनिश लाइन है। ये कॉमन फिनिश लाइन है, यहाँ पे देखोगे कॉमन फिनिश लाइन है। ये फ्लैग्स लगे हुए हैं है ना, यहाँ पे फ्लैग पोस्ट लगा हुआ है। तो ये कॉमन फिनिश लाइन है दोनों ही रनर्स के लिए, जो एक इनर स्क्वायर पे भाग रहा है और एक आउटर स्क्वायर पे भाग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या पूछते हैं। इफ द टोटल रेस इज ऑफ 350 मीटर देन we have to find out where the starting position of the two runners should be on these two tracks। तो बेसिकली वो हमसे स्टार्टिंग पोजीशन पूछ रहे हैं। फर्स्ट टू दोनों रनर्स की स्टार्टिंग पोजीशंस बताओ। अगर आप स्टार्टिंग पोजीशन बता सकते हो तो स्टार्टिंग पोजीशन ये कह रहे हैं कि जो 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 फाइनल पोजीशन है वो तो ये वाली है। जो फिनिशिंग लाइन है वो ये वाली है। बट एक जो रनर है वो इस वाले ट्रैक पे भाग रहा है, इनर वाले ट्रैक पे भाग रहा है। और एक रनर जो है वो आउटर ट्रैक पे भाग रहा है। तो जो आउटर ट्रैक पे भाग रहा है उसकी और इनर ट्रैक वाले की क्या स्टार्टिंग पोजीशन डिफरेंट होगी? हाँ होगी, क्योंकि इनर इनर वाला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कम होगा, जो आउटर है उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। तो सेम पोजीशन से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। तो चलो देखो मैंने ये डायग्राम बड़ा बना रखा है, एक बार नेक्स्ट उस पे चलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये अगर लेंथ देखो, इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये कर लेनी चाहिए कि अगर ये वाली साइड लेंथ जो है वो 100 मीटर है और ये वाली जो साइड लेंथ है वो 150 मीटर है। तो ये दो डिस्टेंसेस जो हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा? ये 50 मीटर। 150 माइनस 100 कितना होगा? 150 माइनस 100 ये होगा 50। और 50 में से इधर वाला राइट वाला जो पार्ट है, इसकी जो ब्रेड्थ है इसको आप 25 मीटर कह सकते हो। और ये भी 25 मीटर इक्वली डिवाइडेड है ना। 150 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है 50, वो इक्वली डिवाइडेड है। तो इधर वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इस ट्रैक का जो विड्थ है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ट्रैक की जो विड्थ है, जो इनर और आउटर सर्कल के बीच का डिस्टेंस है वो 25 मीटर होगा। वो 25 मीटर होगा, है ना। ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। सो अब देखते हैं हमें क्या मालूम करना है। स्टार्टिंग पोजीशन, तो रेस की लेंथ कितनी है? भूल गए हो अगर तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। द टोटल रेस इज, देखो उन्होंने लिखा है द टोटल, इफ द टोटल रेस इज ऑफ 350 मीटर देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टू रनर्स मतलब एक रनर जो आउटर पे भाग रहा है, आउटर स्क्वायर पे भाग रहा है, और एक रनर जो इनर सर्कल पे भाग रहा है। तो देखो अब हमें 350 मीटर्स निकालना है। 350 मीटर्स हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम बैक ट्रेस कर लेते हैं, पीछे की तरफ रन करके देखते हैं कि हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं।
ये रेस, ये जो फ्लैग भी जो लगा हुआ है, ये वाला फ्लैग भी जो लगा हुआ है, ये सेंटर में लगा हुआ है। तो हम इस वाले सेंटर को हम ये कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस, इनर वाला जो डिस्टेंस है, ये कितना लग रहा होगा तुम्हें? मुझे तो 50 मीटर ही बोलूँगा मैं इसको, है ना? मैं तो 50 बोलूँगा, और ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसको भी 50 ही बोलूँगा, इसको भी 50 बोलूँगा। बीच में लगा हुआ है ना फ्लैग, क्योंकि इस वाली साइड में। और जो आउटर वाला डिस्टेंस होगा इसको कितना बोलोगे? टोटल 150 था, तो ये 75 हो सकता है। इधर वाला भी 75 ही होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी 75 मीटर ही होगा। तो देखते हैं, चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं 350 मीटर। 350 मीटर कैलकुलेट करते हैं पहले। इनर वाले प्लेयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, द प्लेयर हुज रनिंग ऑन द इनर इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर पे जो रन कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखो, इसको इसको बैक रन कर रहे हैं। इसमें जो एरोज का डायरेक्शन बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज है, वो ऐसे चल रहा है, एरो का डायरेक्शन ऐसे रन कर रहे हैं प्लेयर्स इस ट्रैक में। जिस तरह से घड़ी रन करती है वो होती है क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे रन कर रही होती है, सारी सुइयां इस डायरेक्शन में चल रही होती है, उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। बट इसमें प्लेयर्स एंटी क्लॉकवाइज रन कर रहे हैं। तो हम उन्हीं को बैक ट्रेस कर रहे हैं, देखो। तो अगर हम इनर वाले स्क्वायर वाले को देखें, तो वो यहाँ से अगर यहाँ तक भागा है तो कितना हो गया? 50 मीटर्स। ऊपर यहाँ से फिर यहाँ तक आया तो कितना हो गया? 50। और इनर वाले का साइड लेंथ कितनी है? 100, तो 150, है ना? 150 से यहाँ तक भागा है तो कितना हुआ? 150 और 100, 250। 250 से यहाँ तक भागा है तो कितना हो गया? 250 प्लस 100 इज 350। हमें क्या निकालना था? 350। सो हम 350 इनर वाले बंदे की स्टार्टिंग पोजीशन बता सकते हैं। दिस पॉइंट इज द स्टार्टिंग पोजीशन, द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ प्लेयर ऑन इनर स्क्वायर। क्या तुम्हें लगता है सिमिलर सी स्टार्टिंग पोजीशन आएगी आउटर वाले स्क्वायर के लिए भी? तो चलो उसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी स्टार्टिंग पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उनकी स्टार्टिंग पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो देखो, अगर ये फ्लैग से मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया तो कितना हो गया? 75। 75 मैं बैक ट्रेस कर रहा हूँ, जहाँ एंडिंग हो रही है, जहाँ पे फिनिशिंग लाइन है उससे बैक ट्रेस कर रहा हूँ आउटर सर्कल पे। 75 मीटर, और इसकी साइड कितनी थी? 150। 70 और 150 कितना? 75 और 150 कितना हुआ? 225। अब 225 से 350 के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया है? 225 से 350 कवर करना है। 225 कवर कर लिया है, कितना और कवर करना है हमें? 125, है ना? 125। तो 125 कहाँ तक आएगा इसमें? 125 यहाँ तक आएगा, देखो। पूरा 150 को कवर ना करके हम उसको यहाँ तक कवर करेंगे, बिकॉज ये ट्रैक की जो हमने विड्थ बताई थी वो 25 थी। 150 में से 25 चले आएंगे तो 125 ही बचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ तक की इसकी पोजीशन आएगी, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी। ये वाला 25 जो हमने कैलकुलेट किया था ट्रैक की विड्थ, हमने उसी को ऊपर तक ज्वाइन कर दिया। और ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, है ना, ये 125 है, ये 125 मीटर है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी प्लेयर की, ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी, ये स्टार्टिंग पोजीशन होगी प्लेयर की जो आउटर वाले स्क्वायर पे रन कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब दोबारा से देखने की कोशिश करो कि जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, जो इनर वाले स्क्वायर पे वो यहाँ से रन कर रहा है ना? जो आउटर वाला प्लेयर है वो यहाँ से रन कर रहा है। इमेजिन करो कि दोनों को यहीं से रन करा दिया जाता, जहाँ से इनर वाला था उसके बराबर में ही खड़ा कर दिया जाता आउटर वाले को भी। तो अब कैलकुलेट करके देखना, क्या आउटर वाले को या ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना, कवर करना पड़ता फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए, कॉमन फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता और वो डेफिनेटली इस चक्कर में हार जाता।
हार जाता। तुम चाहो तो कवर करके देख भी सकते हो, देखो। 350 यहाँ तक था जहाँ हमने स्टार्टिंग पोजीशन मार्क करी थी। 350 के बाद यहाँ 25 और कवर करता। 350 एंड 25 इज 375। 375 के बाद ये 125 है यहाँ तक भी। जिस तरह ऊपर भी 125 था, तो 375 प्लस 125 विल बी 500 मीटर्स। अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन होती तो यहाँ पे उसको 500 मीटर कवर करना पड़ता उस प्लेयर को 500 मीटर कवर करना पड़ता, और इनर वाला स्टार्टिंग पोजीशन वाले को 350 कवर करना पड़ता। तो ये अनफेयर हो जाता। तो अगर डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं तो डिफरेंट ट्रैक्स की आपको ट्रैक लेंथ के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग पोजीशन को प्लेयर्स की एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि सारे प्लेयर्स इक्वल डिस्टेंस रन करें। अगर आप देखोगे, अगर आपने ओलंपिक्स में या अदरवाइज रेसेस देखी हो जो प्रॉपर ट्रैक पे हो रही होती हैं, वो ट्रैक जो होता है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कल का जो इनर वाला पार्ट होता है वाइड सर्कुलर होता है। तो इनर उसमें आप कह सकते हो कि एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। तो इनर वाला जो सर्कल होगा वो छोटा होगा, आउटर सर्कल बड़ा होगा। तो जब आप अगर देखोगे रेसेस को, जो लॉन्ग रेसेस होती हैं जिसमें एंटायर एंटायर पेरीमीटर कवर करना होता है, एंटायर सर्कुलर लेंथ कवर करनी होती है प्लेयर्स को, तो जो आउटर वाले साइड पे खड़े हुए होते हैं सर्कल में, वो हमेशा आगे की तरफ होते हैं। जो इनर पे होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं प्लेयर्स, ताकि ये सारे प्लेयर्स सेम डिस्टेंस कवर कर कर सकें, ताकि सारे प्लेयर सेम डिस्टेंस कवर करें, ताकि किसी को भी अनड्यू एडवांटेज ना हो। खैर, हमने स्टार्टिंग पोजीशन देखो कैलकुलेट कर दी है। अगर दोबारा से रिट्रेट करानी है तो ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन थी इनर वाले की, और ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन थी ऊपर जो है ना, तो ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन थी आपके प्लेयर की जो आउटर वाले स्क्वायर पे रन कर रहा है। ओके, सो पेरीमीटर नहीं, आगे पढ़ेंगे हम लोग एस्टिमेट एंड वेरीफाई। सो यू हैव टू टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। आप कोई भी एक शीट ऑफ पेपर ले लीजिए या एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, एंड मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स by cutting the paper in different ways, and estimate the total length of boundaries of each shape. Then use a scale or measuring tape to measure and verify the perimeter for each shape. सो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक कोई भी पेपर ले लीजिए, स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का, कोई भी रफ शीट ऑफ पेपर ले लेनी है आपको, है ना, या फिर न्यूज़पेपर ही उठा लेना है, और उस पे से रैंडम शेप्स कट करने हैं। रैंडम शेप्स कट करने हैं। लेट्स से कि मैंने इसका एक कोना इधर से काट लिया, ट्रायंगल बन गया। एक और एक और कट लगा दिया उसमें, ठीक है, और बचे हुए पेपर को भी मैंने ऐसे ऐसे करके काट दिया है, ऐसे काट दिया है और ऐसे काट दिया है। तो मुझे यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच स्मॉल पीसेस मिल जाएंगे। पांच स्मॉल पीसेस जब आपको मिल जाएंगे तो आपको इसका पेरीमीटर देखो, इन्होंने लिखा है एस्टिमेट दी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप। तो आपको हर शेप का पेरीमीटर एस्टिमेट करना है पहले। एस्टिमेट करना है, अंदाजे से बताना है कि हाँ, इसका पेरीमीटर मुझे लग रहा है कि इतने सेंटीमीटर का है, और उसके बाद आपको स्केल से नाप के देख लेना है। बस इस एक्सरसाइज में आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप कोई भी एक पेपर ले, जैसे कि ये वाला पेपर ले रहे हैं, है ना, ये पेपर ले रहे हैं, तो इसमें ना, इसमें आप जब कट लगाएंगे तो वो सर्कुलर कट्स मत लगाना है ऐसे करके कि मैंने ऐसे कट लगा दिया इस पे, है ना, और जब मैं काट रहा तो मेरा कट कर्व हो गया है। बिकॉज कर्व वाला डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पाओगे, आपके लिए मुश्किल होगा। आप स्ट्रेट डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते हो, सीधी जो लकीरें होती हैं उसका उसको आप अपने स्केल से नाप सकते हो, लेकिन जो कर्व्ड डिस्टेंस होगा, जो टेढ़ी लकीर होगी, गोल लकीर होगी, उसका डिस्टेंस आप मेजर नहीं कर पाओ। करने को तो आप कर लोगे, जैसे कि लेट्स से कि हमें ये वाला ऊपर वाला कर्व हमें मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर कर सकते हो? आप एक धागा ले सकते हो और धागे को अलोंग दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर रख सकते हो आप, इस बाउंड्री के ऊपर। जब ये छोटा सा पार्ट आपका निकल जाए पेपर का, तो इसके चारों तरफ आप एक छोटा धागा ले लो, सुई धागे वाला जो धागा होता है, कपड़े सिलने वाला धागा, और उस धागे को रख लो और धागे को कट कर लो जहाँ से कर्व पार्ट है ना, और फिर धागे को उसके बाद स्ट्रेट कर लो धागे को, और आप उसको धागे को मेजर कर लो। तो आप वैसे भी कर सकते हो, कर्व भी बना सकते हो, बट कोशिश करो कि आप ये वाला बनाओ, या आप किसी कोई भी शेप काटो तो उसमें स्ट्रेट लाइन से काटना उसको बस।
आपको सिर्फ इसमें एस्टिमेट करना है बाउंड्री और फिर फाइनली उसको कैलकुलेट करके देखना है कि आप कितनी दूर थे अपने एस्टिमेशन से। नेक्स्ट सेक्शन, अभी हम पेरीमीटर्स ही पढ़ रहे हैं। So Akshi says that the perimeter of this triangle shape is 9 units. And Toshi says it can't be 9 units and the perimeter will be more than 9 units. What do you think? तो इन्होंने यहाँ पे एक ग्रिड बना रखी है, पॉइंट्स की ग्रिड बनी हुई है ना, ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं। ग्रिड पेपर्स भी होते हैं, इस तरह के पेपर्स होते हैं जिसपे पॉइंट्स पड़े हुए होते हैं। और एक ट्राइंगल बना हुआ है जो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है। और फिर इसका जो एक पार्ट है वो इधर से इधर तक रन कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ग्रिड्स हैं, अगर तुम ये पॉइंट्स देखोगे तो तुम्हें लगता है इसका ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स हैं इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस सेम लग रहा है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे तो सेम लग रहा है, बिकॉज ये स्क्वायर है। अब मैं तुमसे कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, टेढ़ा वाला डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स अपीयर टू बी लॉन्गर। तो हाँ, ये लॉन्गर लग रहा है ना। जो अगर स्क्वायर अगर आप बना लोगे, देखो अगर आप कोई भी स्क्वायर बनाओगे तो उसकी साइड्स इक्वल होंगी, बट जो उसका डायगोनल होगा इस तरह से, जो उसको ऑपोजिट एंड्स को कनेक्ट कर रहा होगा, वो डायगोनल हमेशा लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। सो इस क्वेश्चन में आपको यही समझाने की कोशिश करी जा रही है, इस क्वेश्चन में आपको यही समझाने की कोशिश करी जा रही है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये दो, ये वाला साइड और ये वाली साइड का डिस्टेंस आप 3 यूनिट्स ले सकते हो, 3 यूनिट्स की तरह से मेजर कर सकते हो। बट जो दूसरी वाली साइड है, बट जो डायगोनल वाली साइड है, जो डायगोनल वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, आप इसको 3 यूनिट्स नहीं कह सकते। 3 यूनिट्स क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अगर आप देखो, एक बिंदी से दूसरी बिंदी पे गया, दूसरे दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे से चौथे पे गया, मतलब ये एक एक यूनिट का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 यूनिट, इसके आगे गया तो एक और यूनिट, इसके आगे गया तो एक और यूनिट, है ना। तो ये 3 यूनिट इस तरह से। वट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इज दैट जो मैंने वॉयलेट कलर से लाइंस डाली हैं, ये 3 यूनिट्स हैं, हॉरिजॉन्टल वाली भी, वर्टिकल वाली भी। बट जो ऑरेंज कलर से लाइन डाली है, ये वाली, है ना, ये 3 यूनिट्स और पिछले वाले 3 यूनिट्स बराबर नहीं है। ये वाले 3 यूनिट्स ज़्यादा हैं, डायगोनल की लेंथ ज़्यादा है, इस वाले साइड ऑफ ट्राइंगल की लेंथ ज़्यादा है। या फिर एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये उसके बराबर तो नहीं है बाकी की लेंथ्स के, क्योंकि ये डायगोनली रन करता है। सो देखो ये बच्चे भी क्या कह रहे हैं, दिस किड इज सेइंग, फर्स्ट किड इज सेइंग द पेरीमीटर इज 9 यूनिट्स। सो दूसरा बच्चा बोला नो, इट विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। मोर देन 9 यूनिट्स इसीलिए होगा क्योंकि ये वाला 3 होगा, है ना, ये वाला 3 होगा, 3 और 3 6, और ये वाला 3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए ये वाला बच्चा जो है, ये वाला जो बच्चा है, ये ठीक है, ये ठीक बोल रहा है, इट विल बी मोर देन 9 यूनिट्स। ओके, देखो अब इन्होंने यही इसमें एक्सप्लेन कर रखा, दिस फिगर हैज लाइंस ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स, मेजर द लेंथ ऑफ द रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। आप मेजर करके देखो, आपकी बुक में जो बना हुआ है उसमें रेड लाइन और ब्लू लाइन की डिस्टेंस मेजर करके देखो। जो दो रेड लाइन खड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इन दोनों की लेंथ बराबर आएगी, बट ब्लू लाइन की जो लेंथ होगी, क्या वो सेम होगी? नहीं, वो सेम नहीं होगी। सो हम इसके आगे जब पढ़ेंगे हम बोलेंगे वी विल कॉल द रेड लाइन स्ट्रेट लाइंस एंड द ब्लू लाइंस एज डायगोनल लाइंस। डायगोनली रन कर रही हैं, टेढ़ी रन कर रही हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स। ठीक है, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालने लगे इस ट्राइंगल का, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये स्ट्रेट साइड होगी, और ये वाली जो होगी साइड, वो डायगोनल वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, सो ऊपर वाला जो डिस्टेंस है हम इसको क्या बोल सकते हैं? थ्री 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 स्ट्रेट यूनिट्स।
जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस उसको भी हम 3 स्ट्रेट यूनिट्स बोल सकते हैं, और जो डायगोनल वाला है उसको हम 3 डायगोनल यूनिट्स बोले, स्ट्रेट यूनिट्स नहीं बोले। ठीक है? तो इसका जो पूरा पेरीमीटर होगा वो, अगर आप ऐड करोगे इसको, 3 स्ट्रेट प्लस 3 स्ट्रेट प्लस 3 डायगोनल्स, तो आपको 6 स्ट्रेट और 3 डायगोनल्स मिल जाएँगे। यही इन्होंने बात लिखी हुई है यहाँ पे, 6 स्ट्रेट यूनिट्स प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स, ये इसका पेरीमीटर होगा। और इसको लिखने के लिए देखो उन्होंने बताया भी, जो हम लिख चुके हैं, वी कैन राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म एज़ 6s प्लस 3d यूनिट्स। सो इसका पेरीमीटर जो होगा वो होगा, तीनों साइड्स को अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड कर दें, 3s प्लस 3s, पेरीमीटर जो है वो तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करने में मिलता है, बट तीनों साइड्स की लेंथ हमने लिख दी है। 3s प्लस 3s बन जाएगा 6s प्लस 3 डायगोनल। तो यही हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। सो ये इसका पेरीमीटर होगा। सो अब इन्होंने हमसे, हम पेरीमीटर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। और इन्होंने हमें कुछ 4 ये फिगर्स बना के दे दिए, ऐड कर दिए। ये थर्ड और फोर्थ वाली, फर्स्ट वाली जो है इसका कोई शेप नज़र नहीं आ रहा, मैं इसके बीच में 1 लिख रहा हूँ। सेकंड वाली ये है, ये थर्ड है, थर्ड यू जैसा लग रहा है फैला हुआ। और फोर्थ जो है वो एन जैसी लग रही है। तो अब हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। नाउ हम जो स्ट्रेट यूनिट्स और डायगोनल यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम इसमें पहले स्ट्रेट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट यूनिट्स हम एक कलर से करेंगे और डायगोनल यूनिट्स हम दूसरे कलर से करेंगे। सो देखो, हम स्ट्रेट यूनिट फर्स्ट फिगर में अब हम 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रेट था। 7 ये भी स्ट्रेट है। 8 ये भी स्ट्रेट है। तो हमारा क्या, अभी तक हमने कितने, 8 स्ट्रेट यूनिट्स, 8 स्ट्रेट यूनिट्स या 8 सेंटीमीटर्स भी बोल सकते हो आप उसको, बट स्ट्रेट वाला जो होगा, स्ट्रेट यूनिट्स बोलना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट वाले की यूनिट लेंथ हो सकता है सेंटीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो। अच्छा, अब ये 8 स्ट्रेट तो आ गए। अब हम ऐसा करते हैं, अब हम जो कर्व्ड वाले हैं, कर्व्ड वालों को दूसरे कलर से करते हैं। तो 1 डायगोनल यूनिट और 1 डायगोनल यूनिट, तो 2 डायगोनल यूनिट्स आ गए। तो इसमें इसकी कितने पेरीमीटर आ गया, 8 स्ट्रेट प्लस 2 डायगोनल यूनिट्स। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लो, वीडियो को पॉज करके बैक करके दोबारा से देखो। हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे आने वाले टाइम में भी। सो अब हम नेक्स्ट वाली, सेकंड वाली फिगर में देखते हैं कि स्ट्रेट वाली कितने यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेट वाले मतलब या तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो या फिर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल हो। ठीक है? तो इसमें स्ट्रेट यूनिट्स भी नज़र आ रहे हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4, बाकी सारे के सारे मुझे डायगोनल यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया 4 स्ट्रेट यूनिट्स। अब हम डायगोनल यूनिट्स को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डायगोनल यूनिट्स हैं। तो 4 स्ट्रेट प्लस 6 डायगोनल यूनिट्स। सेकंड वाले फिगर का पेरीमीटर, हम पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेट यूनिट्स और डायगोनल यूनिट्स को उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है? तो आई होप फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। अब हम थर्ड का कैलकुलेट करते हैं। थर्ड का कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट कितने हैं, नीचे से शुरू करते हैं, 1 2 3, इसके ऊपर वाली लाइन में 4 5 6। ठीक है? 7 8 9 10 11 12। ये 12 मुझको स्ट्रेट लाइन से नज़र आ रही थी, तो मैंने इसको 12 यूनिट लेंथ की स्ट्रेट लाइन थी, तो मैंने इसको 12 कैलकुलेट किया। 12 स्ट्रेट यूनिट्स आ गए। बाकी ये बची हुई सिर्फ कर्व लाइन दिख रही हैं उसको, तो बाकी को अब हम कर्व वाले कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो ये 6 डायगोनल यूनिट्स हैं। देखो, जब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखो,
या आप हाइलाइट कर रहे हो, हाइलाइटर ले रहे हो या पेंसिल से इसको ट्रेस कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि ट्रेस करने के बाद आपकी ये पूरी फिगर की बाउंड्री वॉल कवर हो जानी चाहिए। जब बाउंड्री कवर होगी तभी तो हम उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पूरी पेरीमीटर को कवर, पूरी बाउंड्री वॉल को कवर करना है। पूरी बाउंड्री वॉल में से कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखोगे, तो जो लाइंस पड़ी हुई थी, जो फिगर्स बनी हुई थी, मैंने उसकी पूरी बाउंड्री वॉल को हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ एटलीस्ट कुछ कैलकुलेट करना। हाँ, गलत कैलकुलेट हो जाए वो बात अलग है, बट एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिस ना करूँ बाउंड्री वॉल को। चलो नेक्स्ट वाले के स्ट्रेट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। पहले वर्टिकल वाली लाइंस से करते हैं इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैंने सिर्फ 14 तक पहुंचा, सिर्फ वर्टिकल को कवर किया है। अब हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ। 15 16 17 18। फिर मैंने सारे स्ट्रेट वाले को कर लिया। स्ट्रेट में आ रहा है मेरा 18 स्ट्रेट। अब मैं कर्व्ड वाले को करता हूँ। 1 2 3 and 1 2 3, 3 and 3 6, तो 6 यूनिट्स, 6 डायगोनल यूनिट्स। डायगोनल वाला ऊपर हमने, तो उसमें मिले हमें 6 डायगोनल यूनिट्स। तो इस तरह से हमने पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लिया इन फिगर्स की।